गंगोत्री के वेग से वाराणसी की मोक्ष तक, केदारनाथ से महाकाल के साम्राज्य तक, पहाड़ की सभ्यता से कुरुक्षेत्र के रण तक, यमुना की लहरों से कोयले की खदानों तक, शिव की धरती से गौरा की संघर्ष तक, गौरा की संघर्ष तक हम है आपके साथ। HNN 24x7, जुनून सच दिखाने का। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिस्ले किल किल क्वार मारे जगदम्बा गे जय बोला जौन सारी जादू हम पहाड़ का पंछी छुझड़ का उड़ूलो। वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के छोड़ गए हैं कि अगर हम उन चीज़ों को बाहर निकाला जाए तो एक समाज में एक बहुत अच्छा एक स्तरीय साहित्य लाया जा सकता। हमारी बोली को नहीं समझ पाते, उनकी भी समझ में ये शब्द आ जाते हैं। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24x7, जुनून सच दिखाने का। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने। कांग्रेस की बैठक संपन्न, 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर, लंबे समय से अटके थे कई प्रस्ताव। प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गाया राष्ट्रीय गीत, महिंद्रा आजादी का ज्वार भरने वाला गीत। गणेश कोडियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर महेंद्र भट्ट ने दी बधाई। कांग्रेस की नई टीम ने अधिकतर पुराने चेहरों को आगे बढ़ाया, हरक की टीम में आने से दिखेगी हलचल। अल्मोड़ा में उपनयनों ने किया कार्य बहिष्कार, वन विभाग कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन, सीएम आवास घेराव, अनिश्चितकाल हड़ताल की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। 12 अहम प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। लंबे समय से ये 12 अहम प्रस्ताव और कई अहम प्रस्ताव अटके हुए थे, लेकिन अब इसी बीच धामी कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। कुल मिलाकर ये 12 अहम प्रस्ताव हैं जिनको धामी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई और इसमें तमाम अहम प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, जिसके बाद इन 12 अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, आखिरकार इस बैठक में किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है वो लंबे
वक्त तक चली और उसके बाद जो है वो खत्म हो चुकी है। और बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और इन प्रस्ताव की बात करें तो निश्चित तौर पर लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही थी, उनको लेकर के अब जो है इन पर गहन चिंतन मंथन करने के बाद जो है मोहर लगी है। हालांकि इसकी अभी ब्रीफिंग होना बाकी है। ब्रीफिंग में सारी स्थिति जो है स्पष्ट होगी कि किन किन विभाग से जो है ये जो प्रस्ताव आए थे और मोहर लगी है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि अपने कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी बड़े लंबे समय से सामने आ रहा था कि उनके नियमितीकरण को लेकर के बैठक में प्रस्ताव आएगा, उसके बाद उसको पास किया जाएगा, तो वो भी माना जा रहा है कि इस बैठक में पास हुआ है। हालांकि ब्रीफिंग में सभी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन लंबे समय से जिस तरह से देखा जाए कि कई प्रस्ताव आने थे और उन पर जो है बातचीत होनी थी, तो अभी अगर देखा जाए तो ये बैठक अभी हाल ही में खत्म हुई है। 12 प्रस्ताव इसमें आए हैं पर मोहर लगी और कुछ देर बाद ब्रीफिंग के दौरान जो है स्पष्ट होगी कि आखिरकार किन किन विभागों के प्रस्ताव थे, क्या विभागों के रिक्त पदों को सृजन करने के लिए भी फैसला लिया गया है। तो ये देखना होगा कि आंगनबाड़ी क्षेत्र में किस तरह से काम करने की बात है या पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह से बड़े फैसले लेने की बात है। तो ये देखना होगा कि कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद अब किस तरह से ब्रीफिंग में कहीं जो मुद्दे हैं उन पर किन किन मुद्दों पर मोहर लगी है। बिल्कुल, लेकिन योगेश, देखने को मिल रहा था कि काफी समय से कई प्रस्तावों को लेकर अटकलें चल रही थी, उस पर बातचीत होनी बेहद जरूरी रही। लेकिन जब धामी कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ तो आखिरकार इस बैठक का जो मेन उद्देश्य था वो क्या कुछ रहा? किन प्रस्तावों पर इन 12 प्रस्तावों के जरिए मोहर लग सकती है? देखिए, अगर अनुमान की बात की जाए तो इन 12 प्रस्तावों को देखा जाए तो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे फिर अन्य वन क्षेत्र की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी की बात हो, युवा खेल के लेकर के विभागों की बात हो, तो उन विभागों में लंबे समय से पद को लेकर कि वहाँ पे उन पदों को सर्जित किया जाएगा, उसको लेकर के प्रस्ताव आएगा। इसके साथ साथ टोटल कर्मचारी जो लगातार नियमितीकरण को लेकर बात कर रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने भी कहा था कि उनको नियमितीकरण किया जाएगा उनका, तो उसको लेकर के लंबे समय से देखा जा रहा था कि वह मांग कर रहे थे और अभी हाल ही में उनके ओर से धरना प्रदर्शन तक किया गया। तो उसमें निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था कि धामी की जो कैबिनेट बैठक आज हुई है उसमें इस पर लेकर के बातचीत होगी। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर बातचीत हुई है इन 12 अहम प्रस्ताव में, क्या वह भी प्रस्ताव था उस पर भी मोहर लगी है। निश्चित तौर पर जो अटकलें थी लंबे समय से, ना हुआ कि किन किन प्रस्ताव पर मोहर लगी है, कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगी। अभी जो ब्रीफिंग जारी है। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाएगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पर देहरादून में बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गायन का आयोजन किया, जहां सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वंदे मातरम गाया। और इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि वंदे मातरम गीत देश की आज ज्वार भरने वाला गीत है, क्योंकि देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में एक विकसित राष्ट्र में हम ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह के भाव के साथ लोगों में जागृति उत्पन्न करने का काम करेगा। राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। ये गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम की 150वीं जयंती कार्यक्रम चल रहे हैं। 7 तारीख से कार्यक्रम 7 नवंबर वंदे मातरम जयंती की 150 गांठ थी, तब से लगातार कार्यक्रम है। आज बीजेपी मुख्यालय में भी हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमारे सारे कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूर्ण गान करेंगे और मैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने सभी विद्यालयों में वंदे मातरम के गीत को सौहार्दपूर्ण ढंग से और पूर्ण गीत गाने का जो आदेश जारी किया है। वंदे मातरम गीत जहाँ देश की आज़ादी के लिए अलग जगाने वाला गीत रहा है, वहीं वंदे मातरम देश के आर्थिक विकास में भी, विकसित भारत के लिए भी एक भावनात्मक गीत के रूप में सामने होगा। इस भाव के साथ आज कार्यक्रम था, हमारा कार्यक्रम आज कार्यालय में हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश कोतियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी है। भट्ट ने कहा कि वो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल बधाई देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। आगे भट्ट कहा कि कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे हैं, टीम में सबसे पुराने लोग हैं और गणेश कोतियाल पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रीतम भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। हरक सिंह इस बार कांग्रेस में आए हैं तो उनकी वजह से कांग्रेस के अंदर कुछ हलचल जरूर देखने को मिली। नए नहीं है, दोनों के दोनों पहले पूर्व अध्यक्ष हैं। हरक सिंह की एंट्री जरूर नहीं हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक लोकतांत्रिक दल तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि वो पर्सन नामित होता है, हमारा निश्चित है निर्वाचन होता है। लेकिन जो बने उनसे अपेक्षा ये रहेगी कि प्रदेश सरकार के जो विकास के कार्य हैं
उनमें अपने सुझाव दें। केवल अच्छे कामों का विरोध करके जो हर्ष कांग्रेस का हुआ है उसमें और पलीता न करें। और मैं कह सकता हूं कि मुख्य विपक्षी दल का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व भी प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। राज्य स्थापना दिवस समारोह पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती समारोह में के लिए विशेष आमंत्रण पत्र नहीं छपवाए गए, बल्कि सरकार की ओर से सभी दलों को निमंत्रण भेजा गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी दल का नहीं, पूरे उत्तराखंड राज्य का था। विपक्ष के लोग भी अगर इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल होते तो अच्छा संदेश जाता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन राज्य के लिए गर्व की बात है और विशेष सत्र में भी सभी विधायकों ने सहभागिता दर्ज कराई थी। देखिए, रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया जाता है और अपेक्षा ही रहती है कि सब लोग उस कार्यक्रम में आए। विधानसभा के विधायकों यहाँ सदन के अंदर चर्चा में उन्होंने भी भाग लिया है रजत जयंती कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर आ जाते तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होता, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यक्रम का निमंत्रण तो सारे समय पत्रों के माध्यम से, सारे चैनल के माध्यम से सब दिया गया। अलग से कोई हमने कड़ी नहीं छुपाया कि, और ये सरकारी पक्ष का कार्यक्रम था। सरकार के कार्यक्रम में तो सब साधारण रूप से आमंत्रित होते, तो आना चाहिए था। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य का गठन विशेष भौगोलिक परिस्थिति और मंडल आयोग में हुई उपेक्षा के कारण हुआ था, लेकिन 25 साल बाद भी प्रदेश कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी चुनौतियां बरकरार है, जबकि उम्मीद थी कि राज्य बनने के बाद पलायन रुकेगा और पहाड़ के अनुरूप नीतियां बनेगी। विक्रम नेगी ने कहा कि ये घाटी और चोटी का प्रदेश है, 13 जिलों वाला, सीमा परिवर्त और पूरी तरह से नदियों और बुग्यालों का प्रदेश है। इसके लिए इसकी नीतियां उत्तर प्रदेश के कार्बन कॉपी नहीं, बल्कि पहाड़ के परिप्रेक्ष्य से तैयार होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वे आपदाओं पर चिंता जताते हुए कि पहाड़ में आपदा में हर साल भारी नुकसान होता है, लेकिन राहत के मौजूदा मानक जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते, जिससे जनता को वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए और मंडल कमीशन ने उत्तराखंड की उपेक्षा के कारण हुआ है। 25 साल आज पूरा हो गया, विकास हुआ है। मैं सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो हमारे बीच में नहीं है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जो हमारे बीच में उनको नमन करता हूं। लेकिन आज कुछ गंभीर समस्याएं हैं और चारों तरफ लोग उद्वेलित हैं, जिसमें रोजी रोटी, रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन। राज्य बनने के बाद ये उम्मीद और आशा की जाती थी कि पलायन रुकेगा और हमारी सरकारें कुछ ऐसी नीति बनाएगी जो पहाड़ के खबरों में आगे बढ़ेंगे। जसपुर के नेशनल हाईवे 74 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर भगवंतपुर चौराहे पर 3 गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तीनों गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टिहरी में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर, कार्य प्रगति को लेकर विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज को लेकर बैठक हो चुकी है। करीब 850 करोड़ में बनने वाला मेडिकल कॉलेज को लेकर टीएचडीसी और शासन की ओर से कार्य किया जाएगा। विधायक ने कहा है कि कोटी कॉलोनी में भी नई टिहरी तक रोपवे समेत 20 कार्य शासन स्तर पर होने हैं। मेडिकल कॉलेज की निर्माण की कार्रवाई गतिमान है। प्रिलिमिनरी जो एस्टिमेट है वो बन गया है, कार्यदायी संस्था उसमें तय हो गई है। उन्होंने पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों को दे दिया है और अब वो
सरकार, राज्य सरकार में भी उसका प्रेजेंटेशन देंगे। उसमें अभी 850 करोड़ रुपए का उसका एस्टीमेट बना है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और मनोहर लाल खट्टर जी और एक बार हम मिल भी गए हैं धन सिंह रावत जी के साथ। उसमें कार्रवाई गतिमान है क्योंकि टीएचडीसी के पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा उसको। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में कांग्रेस के ग्रामीण और शहरी अध्यक्षों की घोषणा के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा गया, तो वहीं पैरानकली और विधायक हाजी फुकरान अहमद को ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से उनके रायपुर स्थित आवास पर कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं राजेंद्र चौधरी को दोबारा महानगर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर भी उनके आवास पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एकजुट होकर ये जो पिछले 15 साल से यहाँ वनवास है इसे खत्म करेगी और रुड़की में कांग्रेस का विधायक। गणेश गोदियाल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी आस्था रखते हैं? क्या नेतृत्व में उनके किस तरह से? नहीं, पूरी आस्था है। वो कांग्रेस के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कार्यकर्ता हैं और उनसे हम सब लोगों को सबक लेना चाहिए कि जैसे करण महारा ने रात दिन एक करके 3 साल में शानदार कांग्रेस का काम किया, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणेश गोदियाल जी 2027 में कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी और ये जो कुशासन है उत्तराखंड में, इससे जनता को राहत मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, किसान के चेहरे पर मुस्कान होगी, पलायन रुकेगा और पहाड़ में रोजगार के नए वायदों के साथ कांग्रेस चुनाव में जाएगी। देखो, मैं जब हमारे ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने नाम मांगे थे, मैंने कभी अपना कोई नाम नहीं दिया, ना ही मैंने किसी के लिए कहा। पार्टी हाईकमान ने क्या समझ के फैसला लिया ये तो हाईकमान को ही मालूम है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी मैं हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और पूरे रुड़की ग्रामीण जिलाध्यक्ष में 5 विधानसभा पड़ती है, उन 5 में अपनी टीम खड़ी करेंगे और एक बहुत अच्छा आने वाले चुनाव में मुझे तो ये उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में हमारे सभी यहाँ पर विधायक जीत कर जाएं, यही सबसे मेन हमारा काम रहेगा। अल्मोड़ा में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान उन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम मुख्यमंत्री आवास घेराव और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो भी हमें कोर्ट ने निर्देश दिए थे शासन को कि आप इनको तुरंत नियमितीकरण करें, लेकिन इनके द्वारा उस चीज़ों की अवहेलना की जा रही है जिस कारण हम विवश होकर आज रोडों पे उतरे हैं और कार्य बहिष्कार में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी हम इसी तरह अपना कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। अनुरोध के साथ अवगत कराना है मुख्यमंत्री जी को, कृपया सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णयों का आप भी पालन करें जिससे कि आपकी छवि और अच्छी उभर कर आए। धन्यवाद। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नसीम अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नसीम, उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, अपनी मांगों को लेकर वो सजग नजर आ रहे हैं, आखिरकार क्या कुछ मांगे रखी जा रही हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार उपनल कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं और जिसको लेकर के उनके द्वारा एक कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार को एक आदेश जारी किया गया कि जितने भी उपनल कर्मी हैं उनका नियमितीकरण समय से किया जाए। लेकिन लंबे समय से के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी अवहेलना करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है, जिस वजह से काफी वो नाराज उपनल कर्मी आज अल्मोड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश में लगभग उपनल कर्मी जो धरना प्रदर्शन में लगातार जारी है। तो साथ ही उपनल कर्मियों का ये भी कहना है
और जब तक प्रदेश सरकार हमारा नियमितीकरण नहीं करती है तो कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। बिल्कुल, इससे पहले भी कई बार कार्य बहिष्कार किया गया है। अब आखिरकार क्या इस मुद्दे पर संज्ञान लेने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचा है? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जब प्रदेश सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है तो किसी अधिकारी का उस स्थान पे पहुंचना तो असंभव जैसी बात नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक उनको कोई पूछने को तैयार नहीं है, जिस वजह से उन लोगों कर्मियों को काफी नाराजगी भी है। बिल्कुल, और उसके बाद क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा इस मामले पर, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। थराली के तलौर में ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था और ठेकेदार पर महाविद्यालय में भवन निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि भवन निर्माण में गुणवत्ता का अभाव है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहीं शिकायतकर्ता की बात पर ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। विकासखंड देवा तहसील दिवस के उपलक्ष्य में हमारे ग्राम पंचायत में जो 5.5 करोड़ का महाविद्यालय बनने जा रहा है, जिसका काम अभी धरातल चल रहा है, और हमारे प्रधान जी ने, हमारे ग्राम सभा के सभी लोगों ने ये बात रखी कि ये जो भवन 5.5 लाख करोड़ का ये बन रहा है, तलौर पद्मला ग्राम सभा ने 32 नाली जमीन निस्वार्थ भाव से विभाग को दी गई है, जिसमें एक तरह की ठेकेदार और विभाग द्वारा धूल मिल करा जा रहा है इस कार्य को। और इसकी छत बरसात में काफ़ी टपक रही थी, जिसकी वीडियोग्राफ्स हमारे पास भी है, और हमने तहसील प्रशासन को भी कहा, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया। एसडीएम साहब ने तुरंत काम रोकने के लिए कहा, लेकिन अभी काम बरकरार चल रहा है। पचवा जोन क्षेत्र में जमकर यातायात और खनन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी हां, सबसे ज्यादा उल्लंघन उपखनिज सामग्री ढुलान में लगे वाहनों की ओर से किया जा रहा है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के डकरानी और जसोवाला और कैंशीवाला क्षेत्र में संचालित खनन पट्टों पर, क्रशर प्लांटों पर उपखनिज सामग्री ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़कों पर खुलेआम नियम तोड़ रही हैं। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां न केवल चालक और आम लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी है, बल्कि कई वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग हो रहे अधिकांश ट्रैक्टर ट्रॉलियां कृषि प्रयोजन के लिए पंजीकृत हैं, जिनकी व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों के खिलाफ हो रहा है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठा है। अभी जो ओवरलोडेड वाहन की जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, इस पे हमारे द्वारा एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया है, जिसमें ARTO, पुलिस और खनन विभाग की टीम रहेगी और राजस्व की टीम। एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और बीच में जो एजेंसीज हैं, जैसे RTO हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की अगर वाहन संचालित हो रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसका एक तो औचक निरीक्षण भी किया जाएगा RTO के साथ, और उनको निर्देशित भी किया जाएगा कि जो इस तरीके के जो परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए या ओवरलोड वगैरह गाड़ियां चल रही हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई करें और उन पे आगे भी लगातार औचक निरीक्षण करते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बिना नंबर और बिना कागजों के कोई भी वाहन चल रहा है तो गलत है ही, और हम लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई इन पर कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 2 ट्रैक्टर अभी हम बंद करने को ले जा रहे हैं ऑफिस में, इनका जिन टैक्स एक साल से टैक्स नहीं था। तो हमारा तो मेन उद्देश्य और मेन काम ही यही है। हमारा काम है कि इस प्रकार के अगर कोई भी वाहन संचालित हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। देखिए, मेन ये है जब उनको जहाँ से सामग्री मिलती है, तो मेरा तो ये भी है कि मानना कि पहले उनको जो नंबर रजिस्टर्ड है उन्हीं गाड़ियों को जो है सामग्री देनी चाहिए।
और जहाँ तक आपकी बात है, निश्चित रूप से जो है एक्सीडेंट का कारण इस प्रकार के वाहन बनते हैं। तो हम लगातार हमारी कार्रवाई, आप अगर हमसे डेटा लेना चाहेंगे तो हम आपको डेटा उपलब्ध करा देंगे कि जब भी हम चेकिंग करते हैं तो चेकिंग के दौरान अगर इस प्रकार के वाहन मिलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लखनऊ में राबी फसल की बुआई को लेकर कृषि विभाग ने गेहूं की उन्नत प्रजातियों का बीज मंगवा लिया है। विभाग की ओर से भी बीज लक्सर, कानपुर और जिले के अन्य विकासखंडों में भेजा जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बार गेहूं के DPW 327 और DPW 187 और DPW 222 और DPW 303 और उन्नत 303 जैसी उन्नत प्रजातियों के बीज कृषि केंद्रों पर किसानों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। बीज का मूल्य 4,599 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि सरकार की ओर से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जा रहा है। प्रत्येक किसान को अधिकतम 80 किलो बीज दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ना लगभग जो है आपको डाकला नया पंचायत में 300 कुंटल के करीब जो है बिक चुका है और अभी जो है चल रहा है, सीजन मध्यम में है। बाकी नया पंचायतों में स्थिति ऐसी है? हाँ, सब में ऐसी है, बीज आ रहा है, दिख रहा है। कौन कौन सी प्रजाति हैं? प्रजाति यहाँ पे है जो है DPW 343 है और DPW 222, DPW 303 और DPW 327। खबर में आगे बढ़ेंगे। लक्सर में बदलते मौसम के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम परिवर्तन के चलते आए दिन गर्मी का एहसास और रात में ठंड के चलते लोगों में खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल के ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो 1 महीने से लक्सर क्षेत्र में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन अस्पताल में खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल के ज्यादातर मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों से अपील की है कि इस बदलते मौसम में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। साथ ही किसी भी तरह का दिखने पर चिकित्सक की सलाह लेने पर किसी प्रकार की अनावश्यक दवाई न खाएं। बदलते मौसम में ये ठंड, खास करके सुबह और शाम की ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे और उनकी माँओं से ये गुजारिश है कि वो गर्म कपड़ों का ध्यान रखें, कान लपेट के रखें, ठंडे पानी और ठंडी हवा से परहेज़ करें। और जैसे ही कोई परेशानी होती है, खांसी और ज़ुकाम अगर आपका 1-2 दिन में नहीं आराम होता है, प्लेन पैरासिटामोल, ये क्योंकि जनरली ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इसमें वायरल डायरिया भी होता है सर्दी होने पर, इसमें कोई दवा जनरली असर करती नहीं है, तो परहेज़ ही इसका इलाज है। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई परेशानी आती है या 1-2 दिन में नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और तब दवा लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545